मतलब होता है किसी भी चीज का स्टिकी डिपोजिशन होना। जब हम अभी इसका मैं आपको एक्सरे दिखाऊंगा, ये जो स्टिकी पहले प्लूरा, और ऐसा नहीं कि इसमें होता है कोई भी में डस्ट से हो तो वो क्या करेगी, डिपॉजिट तो हर कोई होगी, तो पहले जो प्लूरा पे डिपॉजिट होती है उसको बोलते हैं प्लूरल प्लैग, स्टिकी डिपोजिशन होना। मैं अभी दिखाऊंगा एक्सरे में कैसे दिखता है स्टिकी डिपोजिशन होना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, और वो स्टिकी डिपोजिशन दोनों पे दिखाऊंगा, पैराइटल पे भी दिखाऊंगा और विसरल पे भी दिखाऊंगा। फिर प्लूरा की थिकनिंग तो मैं बता ही चुका हूँ, थिकनिंग स्टार्ट में क्यों होती है, इफ्यूजन फ्लूइड, एबनॉर्मल फ्लूइड भरने लग जाता है ना, जब भी कोई भी ऐसी चीज होती है तो इन्फेक्शन तो होना ही है। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्टिफ हो जाना। कैल्शियम क्योंकि थिक हो रही है तो स्टिफ होगा, एकदम वहां की लेयर क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी और स्टिफ हो जाएगी। तो वो क्या है, नॉर्मल जो फंक्शंस होता है, जो उसका इन्फ्लेटेड होना डिफ्लेटेड होना, वो नहीं कर पाएगी। क्लियर। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। फिर पेरेन्काइमल में आगे चल के, अभी तो प्लूरा में हुआ, पेरेन्काइमल रीजन हम बोल चुके हैं। पेरेन्काइमल रीजन क्या होता है, पोर्शन ऑफ द लंग इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज। प्लूरा गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होती, क्लियर ना, पता है क्यों, कि वो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है। अब पेरेन्काइमल में घुस गई, इसका मतलब क्या है, अब लंग्स के अंदर चली गई। तो विनाइन में अगर सपोज करो, अब वो बिनाइन में भी थोड़ी सी क्या सीवियर हो जाए, बिनाइन के अंदर ही, तो क्या लंग्स के अंदर जाना, तो जैसे जो आपके एल्बुलाई, एल्बुलर डक्ट, आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उनमें चला जाए तो क्या करेंगी, एथेलोटॉक्सिस। एथेलोटॉक्सिस का मतलब होता है लंग्स को कोलैप्स कर देंगी, और क्या, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी अगर सेल स्ट्रेच नहीं रहेंगे, इन्फ्लेटेड डिफ्लेटेड नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, वो अपना काम करना बंद कर देंगे, तो लंग्स कैसे कर देंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, खत्म काम, है ना। फाइब्रोसिस बनना स्टार्ट हो जाती है, फाइब्रोटिक मासेस। फाइब्रोटिक तो अभी मैं समझा के आ चुका हूं, जब भी कोई भी चीज थिक होगी, कोई भी चीज थिक होती जाएगी कंटिन्यूसली, उसकी डेथ होती जाएगी, तो वो कैसी हो जाती है, फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है ना। कैसी हो जाती है, फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। हमने पता है हमारे मसल्स में भी हम कोई मूवमेंट नहीं करते कुछ टाइम बस, तो उनके भी जो मसल बंडल फाइबर्स है वो भी कैसे हो जाते हैं, फाइब्रोसिस होना हो जाती है। तो उसी तरीके से हर चीज में होती है। ट्रांसपल्मोनरी बैंड्स बनने लग जाते हैं, जब फाइब्रोसिस होती है ना, उसी से हमारे बैंड्स बनने लग जाते हैं। फिर क्या, स्टेनोसिस होना डेवलप हो जाती है, जो एक्सचेंज होता है ना वो बंद हो जाता है। तो ये सब देखने को मिलता है, यानी जो ओवरऑल लंग्स की प्रॉब्लम है, जो किसी भी लंग्स जब अफेक्टेड होगा तो उसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो वो कॉमन वन मिलती है हमेशा। किसी के भी मेलिग्नेंसी में हमेशा आपको मिलेगा देखने को कैंसर यानी ट्यूमर्स, ये याद रखना, ठीक है। इसमें नहीं, हर किसी के मिनरल के डस्ट में आपको ट्यूमर देखने को मिलेगा। जैसे मेलिग्नेंसी में आपको मीजोथेल्मिया, मीजोथेल्मिया का मतलब ट्यूमर बन जाना लंग्स के अंदर। ब्रोंक्योजेनिक कार्सिनोमा, लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर होना लंग्स के अंदर, ये सब एंड स्टेज है, उस चीज की एंड स्टेज है जो आपको करा देगी। आपकी जो एस्बेस्टोस मिनरल इस तरीके का मिनरल होता है, ये दिख रहा है एस्बेस्टोस मिनरल, बहुत तरीके के हमें इनकी, जब इनकी माइनिंग टनलिंग होती है ना, तो ये सब ये इस तरीके का मिनरल होता है एस्बेस्टोसिस, ठीक है। एस्बेस्टोसिस इज क्या है, जो एस्बेस्टोसिस है इज अ जेनेरिक टर्म फॉर सेवरल डिफरेंट मिनरल सिलिकेट्स। बहुत सारे डिफरेंट मिनरल सिलिकेट्स को करके बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि एस्बेस्टोसिस कोई एक अलग अकेला मिनरल होता है, बहुत सारे, जैसे देखो इसमें लिखा है क्रिस्टलाइट, लिखा है देखो, ऐसे ही याद करना पड़ेंगे अभी कैसे, है ना, बहुत अलग अलग होते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइट वो होते हैं, एमोसाइट होते हैं, एंथोफाइलाइट होते हैं, क्रोकियोडेलाइट होते हैं, तो ये नाम याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम इनका। ऐसे ही अलग अलग मिनरल्स होते हैं, इनकी जब माइनिंग होती है तब इनमें इनसे हो जाती है। देखो ये आपके डिफरेंट चार नाम है, ठीक है, ये चार तो आपको याद करने, एक तो क्रिसलाइट, एमोसाइट, एंथोफाइलाइट और क्रोकियोडाइलाइट, ठीक है। इसकी मैंने एक टेक्निक बनाई थी, ऐसे बनाई थी, तुम अपने हिसाब से याद कर सकते हो, बाकी होशियार हो, वरना तो सी ए याद कर लेना, सी ए लोग होते हैं ना, सी ए तो C2A2, ठीक है, दो सी के नाम से है क्रिसलाइट, क्रोकोडाइलाइट, और दो ई के नाम से एमोसाइट और एंथोफाइलाइट, ठीक है। बाकी नाम तो याद करना ही पड़ेगा, तो ये लिख के आने पड़ेंगे हमें नाम, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्क्स मिलते हैं वो इसी की वजह से मिलते हैं। द मेजर हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू एस्बेस्टोसिस आर, वही सब प्लूरल और पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाना, पहले प्लूला की होगी, अंदर चल के पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगी, और ये इसमें नहीं होगी, ये सब में होगी, है ना। क्योंकि सारे मिनरल एक जैसे ही होते हैं, बस कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट होंगे, कुछ अलग से वन तो मैं बता दूंगा, बाकी सब कुछ सबका सेम ही होता है, क्योंकि हर कोई है मिनरल, काम तो वही करा रहा है। तो कैंसर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये सब में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं, पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, प्लूरा का कैंसर हो सकता है, और आगे चल के कहो पेरोटोनियल मीजोथेलिया। पेरोटोनियल, व्हाट इज पेरिटोनियल, पेरिटोनियल इज द थिन लेयर, किसकी, लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन,
तो आगे चले लंग्स से फैल के वो आपके एब्डोमेन तक भी कैंसर जा सकता है। पहले लंग्स में हो गया, तो फिर लंग्स से फैल के जो आपकी एब्डोमेन की जो आउटर जो सॉरी आउटर इनर लाइनिंग होती है, थिन होती है, जिसको पेरिटोनियल बोलते हैं। आपने एक शंट भी पढ़ा होगा, वेंट्रिको पेरिटोनियल शंट। कहाँ याद करो, वेंट्रिको पेरिटोनियल शंट पढ़ा है कहीं, याद करो। हाइड्रोसेफेलस पढ़ा था न्यूरो के अंदर। तो हाइड्रोसेफेलस में वहां पर पेरिटोनियल नाम आता है कि वेंट्रिकल से और पेरिटोनियल पूरे एक शंट डालते हैं। तो वही पेरिटोनियल का मतलब होता है स्टमक की इनर लाइनिंग। बाकी सो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज एस्बेस्टोसिस, व्हाट इज एस्बेस्टोसिस इज अ डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिंग डिसीज ऑफ द लंग। क्या मतलब इसका, क्या है, बस कुछ नहीं, दो तीन वर्ड लिखे हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड ओवर, ऐसा नहीं है कि एक जगह फैल के रह गई। अभी हम देख के भी आ चुके कि फैल कर क्या आपके इवन आपके जो स्टमक की जो लाइनिंग है उस तक को अफेक्ट कर देती है। तो ये बहुत तरीके से फैलती है, खतरनाक तरीके से इसकी डिसीज फैलती है। और इंटरस्टिशियल का मतलब होता है फॉर्म होना, फॉर्म करना किसी चीज को, फॉर्मिंग। तो खतरनाक फैलती किसको फॉर्म करती है, फाइब्रोसिस को। सारी चीजों की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, सबके फंक्शंस लूज, फाइब्रोसिस होती है, थिक होना स्टार्ट हो जाती है, सब अपने फंक्शंस को लूज कर देते हैं। तो डिसीज ऑफ द लंग, तो ये डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस डिसीज है लंग की। ठीक है, ओवरऑल क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, बेसिक दिमाग लगाओ ना। लंग काम नहीं कर रहा तो क्या आएंगे, एक्सर्शनल डिसिप्लिया। पहले जब आप कोई काम करोगे तब आपको डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, जब बहुत ज्यादा भर जाएगी तो फिर नॉर्मल वन भी बैठे बैठे भी ब्रीथ नहीं कर पाओगे। ड्राई कफ आएगा, ये स्पेशल याद रखना, इसमें ड्राई कफ आता है, ठीक है, ये ना याद कर, ड्राई कफ आएगा। रिपीटिव एंड इंस्पिरेटरी क्रैकल, जब इंसान क्या है सांस पूरी अंदर ले लेगा, जब उसके अंदर सांस भर जाएगी तो अजीब से क्रैकल साउंड सुनाई देंगे। क्यों, क्योंकि लंग्स में एयर के साथ ये भी है, तो वो एक अजीब सी क्रैकल्स की आवाज निकालते हैं। और ये आपको क्या है, जनरली जिनको बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो पेशेंट को खुद ही फील होती है, उसको खुद ही बोलता है यार कि हम जब अंदर सांस लेते हैं तो कोई आवाज सी आती है, वो उसको फील हो रही है। फिर डॉक्टर जब स्टेटोस्कोप से सुनता है तो उसे भी फील होता है कि लंग्स के अंदर एबनॉर्मली, क्यों, क्योंकि लंग्स के पार्टिकल्स हैं और एयर है तो उनके बीच में कोलाइड होने की वजह से एबनॉर्मल क्रैकल साउंड सुनाई देती है। ठीक है, वो थोड़ा एंड में। अच्छा दिमाग लगाओ, क्लविंग ऑफ डिजिट्स, क्लविंग ऑफ डिजिट्स पढ़ के आयो। क्लविंग ऑफ डिजिट्स किसका साइन है, क्लविंग ऑफ डिजिट साइन है ऑक्सीजन की कमी का होना, यानी साइनोसिस का ही तो साइन है क्लविंग ऑफ डिजिट। और किसका साइन है, उंगलियों में क्या हो जाती है, क्लविंग हो जाती है। तो ये तो आपको एंड स्टेज पे मिलेगी ना, जब लंग्स पूरी तरीके से काम करना बंद कर देंगे। जब लंग काम नहीं करेंगे तभी तो आपके में चल के बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो फिर आपको क्लबिंग दिखेगी। और क्या दिख सकती है, साइनोसिस भी दिख सकती है। ये बॉडी, ये तो ये शो करेंगे कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। वो तो फिर आपको पता करना पड़ेगा, अच्छा ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही, क्योंकि लंग्स में ये हो रहा है, तो क्लबिंग मिल सकती है। चेस्ट वॉल में मूवमेंट नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, अभी तो आपके जो लंग्स है प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेटेड डिफ्लेटेड होते हैं तो मूवमेंट होती है। क्यों, क्योंकि आपके सेल्स प्रॉपर स्ट्रेच हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तब नहीं हो पाएंगे तो चेस्ट वॉल में मूवमेंट नहीं दिखेगी। टेकिपनिया होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कैसी, इरेगुलर रैपिड ब्रीथिंग, क्योंकि सांस नहीं ले पाएंगे तो जल्दी सांस लेने की कोशिश करेंगे गलत तरीके से कैसे भी। राइट वेंट्रिकुलर हीव, राइट वेंट्रिकुलर हीव का मतलब होता है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अच्छा दिमाग लगाओ, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी क्यों होगी, हम पूरा समझ चुके हैं, पूरा अपना हार्ट में हमने क्या समझा था। इधर से कौन आती है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन आउटा। अब क्या होता है, जो राइट राइट साइड है वही तो जाती है कहां पर, पल्मोनरी कहां जाती है, पल्मोनरी आर्टरी कहां जाती है, यहाँ कौन सा वॉल्व होता है, पल्मोनरी वॉल्व होता है। पल्मोनरी आर्टरी कहां जा रही होती है, लंग्स में, क्या करने, क्या क्या लेके सर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है, जो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स के थ्रू फिर पल्मोनरी वेन से कहां जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा से पूरी बॉडी में। अब ये तो क्या होता है, अब इसमें क्या होने लगा, अब सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स काम नहीं कर रहे, लंग्स काम कर रहे हैं क्या या नहीं कर रहे, तो वो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को उसको ऑक्सीनेटेड कर पाएंगे क्या, नहीं, नहीं कर पा रहे ना, काम ही नहीं कर रहे। तो वो जो फ्लूइड होएगा वो क्या होएगा, जो ब्लड जाएगा वो इसी में भरने लग जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं, वो आगे पल्मोनरी वेन में जाएगा ही नहीं। अभी मत बोलना कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीडेटेड ब्लड क्यों, क्योंकि यहाँ उल्टा होता है, ठीक है ना, वेन है फिर भी ऑक्सीडेटेड फ्लूइड, और यहाँ आर्टरी है लेकिन आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड।
तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड भरने लग जाएगा, वो आगे जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि लंग्स काम नहीं कर रहे। जब फ्लूइड भर जाएगा तो एक समय बाद सारा फ्लूइड क्या होगा, बैक फ्लो मारने लग जाएगा, और वो बैक फ्लो करके राइट वेंट्रिकल्स में भरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकुलर की हीप दिखेगी, यानी अब जब राइट वेंट्रिकल्स में फ्लूइड भरेगा तो अब इसकी भी हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड भर जाएगा तो ये भी हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाएगी, और आगे चल के कहो लंग्स की वजह से आपको राइट वेंट्रिकल का फेलियर भी मिल सकता है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल का फेलियर भी देखने को मिल सकता है। तो हीप का मतलब होता है हाइपरट्रॉफी हो जाना। अब हाइपरट्रॉफी क्यों हो रही है, अब समझ आ गई? ठीक है, हर चीज को लॉजिक से देखो, याद मत करो, समझो, जिससे खुद लिख के आओ, है ना। और पेशेंट आखिरी में मर भी सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन काम नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ना। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे, लंग्स का यानी फेलियर हो जाएगा, खत्म बात। डायग्नोस कैसे करोगे? ये डायग्नोस इसके लिए नहीं, ये सबके लिए, याद रखना, सबके लिए, बस एक स्पेशल डायग्नोस सबके लिए अलग रहता है। जैसे लंग्स की बायोप्सी, ये स्पेशल, मतलब अंदर पूरा वायर डाल के और वो लोग पूरा ऐसा डाल के और अंदर से पार्टिकल्स ले आते हैं, तब हमें समझ आता है कि अच्छा ये जो पार्टिकल चेक करते हैं, अगर वो एस्बेस्टोसिस हुआ तो एस्बेस्टोसिस हो गया, सिलिका थे तो सिलिकोसिस हो गया, कोल हो गया तो एंथ्रेकोसिस हो गया, है ना, या फिर कोई और पार्टिकल्स है तो वो हो गई पर्टिकुलर। बाकी जो और लंग्स के अंदर चीजें दिखती है ना, वो कॉमन सब में दिखती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने अभी आपको बोला था कि मैं आपको क्या प्लूरा के प्लेग दिखाऊंगा। प्लेग का मतलब क्या मैंने बताया था, थिकनिंग, मतलब क्या बोल रहा हूँ, थिक बोल रहा हूँ, स्टिकी हो जाना, वहां पर चीजों को स्टिकी डिपोजिशन हो जाना। देखो ये देखो, ये दिख रहे हैं, अब ये स्टिकी डिपोजिशन। अब इसमें ये नहीं मेंशन लिखा है कि भैया ये जो स्टिकी डिपोजिशन है ये किसका है, किसी का भी हो सकता है, सब में दिखेगा। ठीक है ना। फिर हम जब स्पेशली किससे पता करोगे, तो लंग बायोप्सी से, वहां से वो बाहर निकाल कर लाओगे, फिर उनको लैब डायग्नोस करोगे, तब पता चलोगे अच्छा वो मिनरल डस्ट किस पार्टिकल की। और फिर दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल, आप उससे ही पूछ लोगे कि भैया काम कहाँ करते हो, तो बता देगा इसकी जो सर कोल में काम करते हैं, तो आप समझ जाओगे अच्छा कोल डस्ट हो सकती है, सिलिका में करता तो सिलिका होगा, एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टोसिस होगी, है ना। जहां काम करते हो वहां से दिमाग लगाओगे। क्लियर? तो ये दिख रहा हो, ये दिख रहा है ना लंग्स के अंदर, ये आपको ये क्या है, डिपोजिशन है। क्लियर? ये आपको डिपोजिशन दिख रही है। प्लस आपको और क्या क्या दिखेगा, कैल्सिफिकेशन दिखेगा। कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या बताया था, थिक होना, तो कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। और मैंने बताया था कैल्सिफिकेशन आपको किसका मिलेगा, प्लूरा का। तो प्लूरा का आपको मिलेगा, प्लूरा के दोनों लेयर पे, पैराइटल पे भी मिलेगा और विसरल पे भी मिलेगा। पैराइटल आउटर वन, विसरल इनर वन। देखो ये दिख रहा है, ये ये क्या दिख रहा है, कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर दिमाग लगाओ क्या। ये देखो देखो, ये जो लंग्स है ना, इस लंग्स के अंदर हमेशा याद रखो, लंग्स में क्या, जब भी हम एक्सरे कराते हैं तो जितना भी हार्ड पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है उसकी जो इमेज आती है वो होती है व्हाइट। ये जो हार्ड पार्ट है, ये बोन दिख रहा है, ये व्हाइट दिख रहा है। जो जितना भी जो गैसियस पार्ट होता है उसकी इमेज आती है क्या, ब्लैक। तो ये जो आपको ब्लैक इमेज दिख रही है, क्या दिखा रही है कि इसके अंदर एयर भरी हुई है, दिख रही है, ईयर भरी हुई है ये। अब यहां पर क्या दिख रहा है कि यहां पर व्हाइट दिख रहा है, दिख रहा है ये व्हाइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ईयर पहुंच नहीं पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि कैल्सिफिकेशन हो गई है, यहाँ के जो सेल्स हैं वो कैल्सिफाइड हो गए हैं, थिक हो गए हैं, तो वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो ईयर यहाँ पहुंचेगी कैसे, नहीं पहुंच पाएगी। दिख रही है इसी, ये चीज। तो ये हमेशा एक्सरेज में यही देखा जाता है, इंग्लिश में एक्सरेज में मोस्ट कॉमन यही देखते हैं कि कहीं पर ईयर प्रॉपर ब्लैकिश दिख रही है। अब अच्छा इसमें दिमाग लगाना, कुछ लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं। अच्छा ये वाला जो एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले नॉर्मल एक्सरे बताता हूँ, मेरे को याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से थोड़ा। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने कुछ लोग देखे हैं जो इसको भी गलत बताते, देखो। अच्छा ये वाला ले लो, ठीक है। ये अभी ये दोनों उठाओ, ठीक है। अब मुझे बताना, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि लंग्स के अंदर जहां जहां पर एयर होती है वहां पर अब ये नॉर्मल वन है, तो अब मालूम कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर ये वाला लंग्स तो लेफ्ट वाला नॉर्मल है, वो सॉरी, जो आपका राइट वन है, ये जो आपका राइट वन लंग्स है ये तो आपका नॉर्मल है, मगर जो आपका लेफ्ट वाला है सर ये नॉर्मल नहीं है। क्यों? कि देखो सर यहाँ पर ये लंग्स में दिख रही है,
ये प्रॉपर एयर जा रही है, मगर इसमें नहीं जा रही। देखो अभी आपने बोला ना कि व्हाइटिश एरिया होता है, देखो ये व्हाइट हो गया, तो इसमें लंग प्रॉपर नहीं जा रही, इसमें प्रॉपर जा रही है, इसमें नहीं जा रही, तो ये आपका लेफ्ट खराब हो गया। अरे उन इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रेजेंट क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है पर हार्ट। बताया आपको 1000 बार कि हार्ट हमारा हल्का सा लेफ्ट की तरफ होता है, वेंट्रिकल सर्किल से क्या होता है, लेफ्ट की तरफ होता है मीडियस्टर्नम रीजन में हल्का सा लेफ्ट की तरफ। इसीलिए तो लेफ्ट में केवल 2 लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब, जगह ही नहीं है, बल्कि लेफ्ट में आपके 3 लोब होते हैं, अपर मिडिल और लोअर। तो ये जो जगह है ये हार्ट की जगह है। तो लोग इस जगह को ही क्या समझ लेते हैं कि खराब है। तो हमेशा इन बेसिक बेसिक को, तो कभी भी कोई भी चीज पढ़ा करो ना, जब भी मन करे एमआरआई पढ़ने का, ईसीजी पढ़ने का, तो सबसे पहले नॉर्मल वन पढ़ो। अगर आपको नॉर्मल वन देखना नहीं आता तो आप बिलीव करना आप कभी भी डिसीज वाला पढ़ ही नहीं सकते। जिसको नॉर्मल वन देखना आ गया ना, उसको डिसीज वाला पढ़ना ही नहीं पड़ता, उसको अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भैया ये नॉर्मल है, अगर इससे कुछ भी डेविएट है तो वो खराब है। अब डेविएट वाला ही पढ़ोगे तो डेविएट तो करोड़ों चीज है, हर किसी का अलग अलग पढ़ने पे बैठ पढ़ ही नहीं सकते आप। तो हमेशा नॉर्मल पढ़ने बैठ जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं आप हर डिसीजेस का पढ़ लोगे, हर डिसीजेस का आप खुद बता दिया करोगे ये चीज खराब है। ठीक है, तो ये आप सबको देखने का मिला, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगा। इसका मतलब समझते हो? अगर आपने ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी बोलते हैं, अगर आपने कोविड में आपके घर पे किसी को हुआ होगा तो आपने कभी सीटी स्कैन देखी होंगी, सीटी स्कैन देखी है कभी भी? तो सीटी स्कैन में आपने देखा होगा, उनकी सीटी स्कैन में क्या होता है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी लिख के आती थी, ये लाइन लिख के आती थी, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है, ओपेक हो रही है चीज है वहां पर, जो ओपेक हो रही है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिख रही है। इसका मतलब क्या है, ये इस एक्सरे में भी है, लेकिन ये सीटी स्कैन में मोस्ट कॉमन देखने को, जब उनको जो सीटी स्कैन कराते थे, देखो अगर मैं सीटी स्कैन डालू, ये आपने बहुत देखी होगी, जब सीटी स्कैन की रिपोर्ट आती थी तो सब में ऐसे देखने को मिलती थी। इससे ये पता चलता था कि हार्ट कितने परसेंटेज आपका हार्ट है, इसमें लिख के आ रहा था कि कितने परसेंटेज आपका जो हार्ट है वो खराब, वो हार्ट बोल रहा हूँ, लंग्स खराब हो चुका है या सही है। इससे ओपेसिटी से समझ आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका बैक्टीरिया है या जो कोविड के टाइम पे जो वायरस था उसने इतनी जगह कवर कर ली। ओपेसिटी कब आएगी कि यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है। अब इसमें दिख रही ना ये, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये देखो किसी का कोविड का ही है, कोविड का ही है, तो यहाँ पर ओपेसिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है कि वो वायरस प्रेजेंट है, और यहाँ पर वायरस की प्रेजेंस ही बता रही है, प्रेजेंस बता रही है। अच्छा सीटी में उल्टा होता है, ध्यान रखना, ठीक है, प्रेजेंस बता रही है। इसी तरीके से लंग्स में देखो, ये दिख रही है, ये आउटर वन, ये क्या बता रही है, प्रेजेंस, ये तो अलग ही दिख रही है, ये प्रेजेंस बता रही है किसी भी चीज की। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड क्लास ओपेस। तो इसमें किसको किसकी अपीयरेंस बताइए कि मिनरल्स की, कि मिनरल प्रेजेंट है। उसी तरीके से सिलिकोसिस होता है। सिलिकोसिस क्या होता है, ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस, ये भी न्यूमोकोनियोसिस का टाइप है। कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका डस्ट, सिलिका इन लंग पे, वो इस फिर वही सब बेसिक बात है जो सब में लिखना, वही लिखना है कि लंग पैरेन्काइमा में, फिर अंदर चल के उसके टिश्यूज में चली जाएगी तो टिश्यू रिएक्शंस। इसको एक स्पेशल नाम याद रखना, इसको पोर्टर्स रोट भी बोलते हैं। 2 मार्क्स में पूछते हैं व्हाट इज पोर्टर्स रोट। तो ठीक है, सिलिकोसिस को ही पोर्टर्स रोट बोलते हैं। ऐसा कि पोर्टर्स जानते हो कौन होते हैं, हिंदी में बोलूं तो कुम्हाड़, जो लोग, अच्छा अभी देखना जैसे मैं पोर्टर्स रोट डालूंगा तो अभी तो तुरंत समझ जाओगे, उनको पॉटर्स बोलते हैं। तो रॉट का मतलब होता है उनके अंदर, देखो पॉटर्स, ये बड़ा देखा होगा आप लोगों ने। ये लो, ये जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उनमें क्या है, अब सिलिका क्या होता है, सिलिका हम जानते हो जो हमारी नॉर्मल मिट्टी होती है और ये सब होता है, इसे सबको सिलिका कहते हैं। ठीक है, इन सबको ही हम सब अपना सिलिका, बहुत अलग अलग फॉर्म में होती है सिलिका भी, ऐसा नहीं है सिर्फ वही फॉर्म में। तो सिलिका, ये सब सिलिका मिनरल्स होती है अलग अलग फॉर्म में। तो जो मिट्टी होती है उसके अंदर भी सिलिका फॉल्स होती है, क्वार्ट्स के क्रिस्टल होते हैं। तो वो जो जो कंटिन्यूअसली ये बनाते हैं ना मिट्टी के, तो उन लोग को भी हो जाती है। प्लस सबसे ज्यादा ये देखा होगा ना, पत्थरों की कटाई होती है, पत्थर जो आपके जो स्टोन्स होते हैं उनकी कटिंग होती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। अब ये देखो कितने खतरनाक तरीके से डस्ट निकल रही है। इस डस्ट को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम भी करते हैं। क्या करते हैं कि वाटर का पाइप होता है, उसको वहां पर डाल देते हैं कि निकले, तो वैसे ही करके क्या होता है, वो डस्ट वहां पर क्या होती रहे, उड़े नहीं, लेकिन मगर फिर भी उड़ती है। तो हमारा, अब ये लोग तो देखो पूरा प्रोटेक्टिव पहने हुए हैं, लेकिन इंडिया या फिर कहीं नहीं प्रोटेक्टिव पहने हुए हैं इनकी तरह, तो क्या होगा, ये सारा कहाँ जा रही है ना, सांस ले रहे हैं तो पूरा लंग्स के अंदर जा रही है, तो वो सिलिकोसिस करा रही है कहीं, है ना। इसको इसलिए इसको पोर्टर्स रोड के नाम से भी देखा है। सिलिका इज अ मोस्ट
मोस्टली फाउंड इन क्रिस्टल फॉर्म नोन एज क्वार्ट्स, क्वार्ट्स के फॉर्म में मिलती है, जो हम जो हमारी मिट्टी है ना, जो पूरा दिख रहा है नॉर्मल, उसके फॉर्म में। ऑक्यूपेशनल कहाँ पर देखते हैं एक्सपोजर टू क्वार्ट टेक प्लेस, जो माइनिंग होती है, आप लोगों ने माइनिंग वगैरह देखी होगी। देखो फटाफट इमेज दिखाता चलता हूं ना, तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा याद होता चलेगा। जैसे माइनिंग, ये सारी, ये बड़ा आपने देखा होगा, ये जो माइनिंग चलती है कंटिन्यूअसली, खुदाई हो रही है, ठीक है, ये माइनिंग चल रही है यहाँ पर। तो इनमें जो आपका होता है, ठीक है। फिर प्लस टनलिंग, जहाँ टनल बनती हैं, जो जमीन के नीचे मेट्रोस वगैरह होती हैं, ठीक है, टनलिंग। तो यहाँ पर कंटिन्यूस, ये आप देखो इस तरीके से जब टनल्स बनती हैं जमीन के अंदर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे, ठीक है, ये सारी चीजों में, तो इनमें भी आपके हो रही है, ठीक है, टनलिंग वगैरह हो गई। ऐसी सैंड ब्लास्टिंग वगैरह होती है, ऐसी सेरेमिक्स, मतलब जो पत्थर वगैरह जो आपके स्टोन से उनकी कटिंग वगैरह होना, तो इन सब में आपको देखने को मिलती है। बाकी अब हम जो मैंने बताया सब में सब सेम होता है। मेन क्या होता है, देखो इसका भी वही दो क्लासिफिकेशन है, एक्यूट और वो। एक्यूट मतलब कुछ महीनों में अगर तुरंत हो जाए, तो क्या देखेंगे जनरली, जो आपके बाहर के सिम्टम्स देखेंगे, पल्मोनरी एडिमा मतलब लंग्स के अंदर फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाएगा। एक्यूट इनलार्जमेंट हो जाएंगे किसके, हिलर नोड्स के, क्योंकि हिलर नोड्स आपने देखे हैं लंग्स के जस्ट बाहर ही होते हैं, आउटर वहां पर ट्रकिया पे हिलर नोड्स। तो वो भी मैंने बोला ना सबसे पहले बाहर वाला पार्ट अफेक्ट होता है, तो आपके हिलर नोड्स क्या हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। ये आपके हिलर नोड्स प्रेजेंट है, जस्ट इस बाहर होते हैं जगह पर, तो इजीली क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेटेड हो जाते हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे, इनलार्जमेंट हो जाता है हिलर नोड्स का। अगर कुछ सालों तक ये चलता रहा मतलब बिनाइन मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो गया, एसिलेट हो गया, एज विद एक्सपोजर, हैवी एक्सपोजर फॉर फ्यू ईयर्स, कभी सालों तक, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका धीरे धीरे करके लंग्स का अपर जोन इन्वॉल्व होगा, फिर धीरे धीरे करके लोअर जोन, फिर जो पूरे लंग्स में आपके फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत खतरनाक है, इसकी क्रोनिक फॉर्म बहुत कॉमन है, हो जाती है, बहुत कॉमन हो जाती है, कॉमनेस्ट फॉर्म है, ठीक है। आफ्टर मैनी डिकेड्स ऑफ एक्सपोजर, कई सालों तक जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनमें, क्या वही सारे जो अभी जो लिखा है सबका मिला के लिख सकते हो सिम्टम्स वही, क्योंकि सिम्टम्स सब में सेम आने हैं। ग्रेजुअली डिसिप्निया होना, ड्राई कफ आना, प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस होना, है ना। तो आपको लंग्स में जब चेस्ट एक्सरे कराओगे तो फाइब्रोसिस, और इससे पहले जो आप क्या बोलते हैं एस्बेस्टोसिस के पढ़ के आए, तो वो सब भी लिख सकते हो कि डिक्रीज चेस्ट वॉल मूवमेंट, क्लबिंग ऑफ डिजीज, है ना, ड्राई कफ, एक्सर्शन, वो डिसिप्निया, टैकिप्निया, राइट वेंट्रिकुलर हीब, हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर, तो मिला के लिख सकते हो, क्योंकि सिम्टम्स सब में सेम ही आने हैं मिनरल्स की वजह से, क्लियर। फिर बाकी कॉम्प्लिकेशन में वही सिलिको ट्यूबरक्लोसिस, ये उसमें भी लिख सकते हो। सिलिको ट्यूबरक्लोसिस में स्पेशल पॉइंट है, क्या है कि सिलिका की वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो उतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि जब भी जो टीबी का बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है कि टीबी का बैक्टीरिया डिपेंड करो आपके हमारे अंदर नहीं जाता, अगर हम हॉस्पिटल में ड्यूटीज पे जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर एंटर नहीं करता, बहुत करता है, बहुत बार करता है। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, आपकी लंग्स इतने स्ट्रांग है कि उस बैक्टीरिया को वहां सर्वाइव नहीं करने देते, बच रहे तो हम बच जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, सिलिका क्या करता है, सप्रेस कर देता है लंग्स की इम्यून पावर को, तो इजिली बैक्टीरिया आता है तो उनको इजिली से टीबी हो जाती है। तो फिर इसको सिलिको ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे, क्यों, क्योंकि सिलिका जो आपको पहले सिलिकोसिस थी उसकी वजह से टीबी हुई, तो फिर इसे बोलते हैं सिलिको ट्यूबरक्लोसिस, ना कि अकेले ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। जब जब जिनको सिलिकोसिस है, जिनकी दवाई चल रही है और आगे चल के जिनको टीबी होगी, तो डॉक्टर पे सिलिको ट्यूबरक्लोसिस लिखेगा कि हाँ वो समझ लेगा कि सिलिका की वजह से लंग्स डिप्राइव हो गए, जिस वजह से इसको टीबी हो गई। आगे चल के वही क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, लंग में एब्सिस बन सकते हैं, एब्सिस का मतलब पस वगैरह बनना, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स मतलब लंग्स के अंदर अंदर एब्नॉर्मली फ्लूइड भर जाना, ईयर भर जाना, हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड भर जाना, और नीमो का मतलब होता है लंग्स के अंदर ईयर भर जाना। हम एक बहुत दो चैप्टर बहुत डीप में पढ़ेंगे, एक हम हीमोथोरेक्स पढ़ेंगे और एक नीमोथोरेक्स पढ़ेंगे। हीमो का मतलब होता है लंग्स के अंदर ब्लड भर जाना, हम पढ़ेंगे कौन कौन सी कंडीशन में हीमोथोरेक्स होता है, और एक हम पढ़ेंगे नीमोथोरेक्स, कि लंग्स के अंदर कैसे कैसे ईयर भर जाती है, क्लियर। तो इनको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे आगे चल के। फिर लंग्स कैंसर होना वो सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। बाकी और क्या लिख सकते हो, पूरा डायग्नोस में पूरा इसमें, और देखो इसमें देखो इसलिए थोड़ा थोड़ा लिख रहा है क्योंकि एक पहले वाले में डायग्नोस लिख चुके हो, जो पहले वाले में डायग्नोस लिखा था वही सब यहाँ डायग्नोस लिखोगे, सब कुछ यही मिलेगा। लंग बायोप्सी करोगे तो उसमें किसकी बॉडीज मिलेंगी, सिलिका की बॉडीज। बाकी चेस्ट एक्सरे में वो सब सेम मिलेगा, प्लूरल प्लैक मिलेगा, कैल्सिफिकेशन, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, सब में लिख के आओ, क्लियर। कोल वर्कर्स मतलब जो कोयले की खदानों में काम करते हैं, तो कोल मिनरल्स आर एक्सपोज टू डस्ट दैट कंटेन्स क्या, मिक्सचर ऑफ कोल, माइका, सिलिका इन वेरिंग प्रपोर्शन।
ऐसा नहीं होता। देखो फिर वो ये इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि आप सिलिका, सिर्फ सिलिका नहीं जाता। कभी कभी आप देखो एक जगह पे काम कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कोयला होगा वहां पर, कोल होगा, सिलिका की भी डस्ट होगी, माइका भी होगी। मतलब ये डिपेंड, जब आप बॉडीज निकाली जाएंगी, जब बायोप्सी करी जाएगी, तो जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होगी आप उसे वही बोल दोगे। सिलिका ज्यादा होगा तो सिलिकोसिस बोल दोगे, एस्बेस्टोस ज्यादा होगा तो एस्बेस्टोसिस बोल दोगे, कोल ज्यादा होगा तो कोल का बोलोगे। तो कहीं पर कोई एक चीज नहीं मिलती। जब माइनिंग हो रही है, टनलिंग हो रही है, तो सब मिनरल्स मिलेंगे ना, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी जा रही है। जब वो ज्यादा, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको वही बोल देते हैं, और क्या है ना। तो जो आपका सी, जनरली आपको इससे मालूम है, जब कोल वर्कर्स वालों में जब आपको सीओपीडी बहुत ज्यादा देखने, उनको आगे चल के सीओपीडी हो जाती है। सीओपीडी में आपके जो, सीओपीडी का मतलब क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। ये चारों हम बहुत, इसकी चार पार्ट हम डिफरेंट पढ़ेंगे, जैसे क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये चारों हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोटाइसिस और इम्फाइजिमा। इम्फाइजिमा का नाम तो बहुत सुना होगा, सोचो कहाँ सुना होगा। कभी मूवी थिएटर्स में गए हो तो वहां पर वो जब भी वो करते हैं तो एक सिगरेट से पीने से पहले जो सिगरेट पीते हैं और बोलते हैं, उसमें एक ऐड दिखाते हैं कि सिगरेट छोड़ो, है ना, आज ही छोड़ो। तो उसमें जो एक वो दिखाते हैं, इंसान दिखाते हैं, तो जिसको प्रॉब्लम होती है तो उसमें बोलते हैं कि उसको एम्फाइजिमा की वजह से होती है। तो हम सब एम्फाइजिमा वगैरह सब ये अच्छे से प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों में क्यों, क्योंकि इनमें ये क्यों हो जाती है, क्योंकि इन लोग की क्या होते हैं, लंग्स डिप्राइव कर जाते हैं, तो इनमें भी सीओपीडी देखने को मिलती है। ये भी अगेन टू टाइप के ही होते हैं, एक सिंपल वन, एक प्रोग्रेसिव वन, है ना, जिनमें सिंपल कोल वर्कर निमोकोनिसिस और एक प्रोग्रेसिव जिनको लंबे समय से है, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कोल वर्कर का एक नाम और याद रखना, बार बार याद दिला रहा हूं, एंथ्रो, क्योंकि मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। तो बाद में इसको मेंशन कर लेना एंथ्रोपोसिस को, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछते हैं, भूल जाते हैं लोग। फिर हमारा क्या होता है, देखो सिंपल वन मतलब क्या है, जिसको मतलब क्या हो गया कि जिसको, अब सब सिंपल वन उस चीज को बोलते हैं। दूसरा क्या, प्रोग्रेसिव, मतलब जो लोग, जो मजदूर थे जो काम कर रहे थे कोल के अंदर, उन्होंने, उनको डॉक्टर ने बोला कि नहीं भैया आपको लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, आप काम छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया, तो उनके अंदर जितनी प्रॉब्लम थी उतनी ही है, बढ़ी नहीं, तो उसको बोलोगे सिंपल। मगर जो लोग, जिन्होंने काम छोड़ दिया फिर भी उनके लंग्स अफेक्ट हुए जा रहे हैं, अफेक्ट हुए जा रहे हैं, मतलब वो लंग्स उस कंडीशन पे पहुंच गए कि आप भले काम करना बंद कर दो मगर अब लंग्स आपके नॉर्मल वापस क्या होते हैं, जैसे स्टेप पे नहीं होंगे वो आगे खराब होते ही जाएंगे, तो उसको बोल दो प्रोग्रेसिव, नाम में ही है। तो सिंपल कोल वर्कर जो आपका है, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस डेवलप्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, लगभग 15 से 20 साल बाद आपको हुए, मगर वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। टू कोल्डेस्ट डज नॉट, जितने हो गए उतने ही हैं। आपने छोड़ दी फैक्ट्री, वो फैक्ट्री बोल रहा हूँ बार बार, कोल मतलब जो माइनिंग टनलिंग जहां से कोल निकालते हैं वो छोड़ दी, तो आपके वहां पर क्या नहीं करे, प्रोग्रेस नहीं करे, मतलब। लेकिन जो दूसरे होते हैं प्रोग्रेसिव वाले, तो इवन आफ्टर द माइनर लीव्स द इंडस्ट्री, जो काम करता है उसने इंडस्ट्री छोड़ दी, उसके बाद भी देखने को मिल रहे हैं कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेस, वही सब। फिर सिम्टम्स सब में वही लिख के, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ब्रीथलेसनेस, जो दोनों में लिख के आए ना, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो दोनों में लिख के आए वो भी यहाँ सब लिख के आ सकते हो। सारे सिम्टम्स आपके क्या सेम रहेंगे, वो एक्सर्शन डिसिप्निया है ना, एक्सर्शन डिसिप्निया, चेस्ट वॉल का मूवमेंट का कम होना, टैकिपनी होना, राइट वेंट्रिकल का होना, हाइपोक्सी रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाना, क्लबिंग ऑफ डिजिट्स होना, ये सब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इन दो में हम ड्राई कफ लिख के आए थे इनसे पहले, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना। ब्लैकिश एक्सपोक्ट्रेशन, एक्सपोक्ट्रेशन का मतलब होता है जो आपका कफ आएगा, जो कफ, जो आपका स्प्यूटम आएगा, कफ के साथ जो स्प्यूटम आता है ना, वो मालूम कैसा होता है, ब्लैक, ब्लैक होता है। क्योंकि भैया कोल कैसा होता है कलर में, ब्लैक ही तो होता है। तो जब इतना ज्यादा अंदर चला जाता है कि जब स्प्यूटम बाहर निकलता है ना उनका, तो उसके साथ कुछ उसके पार्टिकल्स भी बाहर निकलने लग जाते हैं। तो इसलिए जो ब्लैक को जो कफ होता है ना, जो उनका हल्का सा ब्लैक होने लग जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि बाकी उन दोनों के इतने कलर नहीं नजर आते, क्योंकि उनके कलर वैसे ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड कलर नहीं है, ये ब्लैक होता है तो इजिली हमें दिखने लग जाता है, तो उन लोग को इजिली दिखता है कि उनको क्या हो रहा है, ब्लैक कफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात याद रखना, एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे मतलब एक ग्रुप में है, मतलब जैसे एक है ना, तो उनको ब्लैक कफ आता है, हमारी एज के ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अब उसने तो कभी तो ना किसी भी कोल माइनिंग में काम करा, तो और भी बहुत सारी डिसीजेस है उनमें भी ब्लैक कफ आता है। तो कभी किसी को ब्लैक कफ आ रहा है तो कभी यही मत सोचना ना कि कोल की वजह से, पता कर लेना उसने कोल में कभी काम भी करा है कि यूं ही, है ना। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी और भी ऐसी लंग्स की डिसीजेस और आपकी प्रॉब्लम होती है जिनमें भी ब्लैक कफ आता है।
तो 100% किसी भी चीज को मत समझना, मगर इन लोगों में ब्लैक कफ अगर आ रहा है और इनसे पूछ रहे कोल में काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि आपको कोल वर्कर न्यूमोकॉन्यूसिस या हो चुका है या आपको एंथ्रोपोसिस हो गया है। बाकी वही सब फिर पल्मोनरी टीबी में आपको लिख के आ चुके हैं, क्यों टीबी होगी, क्योंकि अपन बता चुके डिप्राइव हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, वही सब क्या है ना। और फिर बाकी है ना कैप्लेन सिंड्रोम। कैप्लेन सिंड्रोम का मतलब कुछ नहीं, कैप्लेन सिंड्रोम का मतलब होता है हम जब रोमेटिक फीवर पढ़ के आए, अगर आपको याद हो मैंने आपको रोमेटिक फीवर में बताया था पूरा डीप में कि रोमेटिक फीवर यानी क्या होता है कि हमारे बॉडी में सब क्या होता है, ऑटो इम्यून होते हैं। रोमेटिक अर्थराइटिस हुआ या फीवर हुआ, ये सब क्या होता है, ऑटो इम्यून होते हैं। कहो आपके अंदर प्रेजेंट हो, हमारे अंदर प्रेजेंट हो, मगर वो वेट करते ट्रिगर का। किसका वेट करते हैं वो, एक साथ ट्रिगर का वेट करते हैं। और कभी कभी ये कोल उस ट्रिगर का काम कर देता है। जैसे रोमेटिक फीवर हुआ तो उसमें जो बैक्टीरिया था कौन सा था, ग्रुप ए का स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलाइटिक। ग्रुप ए का स्ट्रेप्टोकोकस का कौन सा बैक्टीरिया, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। पढ़ के आते हो ना, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया है, वो मोस्ट कॉमनली क्या कर देता था, आपके अंदर ट्रिगर कर देता। तो वो ट्रिगर वो कर दे, तो अब इसमें भी कोल है, कभी कभी वो भी ट्रिगर कर देता है। तो माइनर 7 रोमेटिक फैक्टर इन देयर ब्लड, तो आपको क्या हो सकता है, ट्रिगर हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें, बाकी डायग्नोस में आप पूरा वही जो हम पहले लिख के आ चुके वही सारी बातें लिख के आ जाओगे। लंग्स की बायोप्सी कराओगे तो उसमें कोल की बॉडीज मिलेंगी, चेस्ट एक्सरे में प्लूरल प्लैग मिलेंगे, थिक कैल्सिफिकेशन हो जाएगा प्लूरा का, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, वो सारी चीजें क्योंकि वो आपको कॉमन है, तो वह सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। यही हमारा था ओवरऑल क्या चीज, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली या इसमें याद करने वाला बहुत पार्ट है, इसको प्लीज अभी जाके रिवाइज कर लेना, नाम याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो डेट्स ऑल अबाउट फॉर ऑक्यूपेशनल लंग।